हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे पेपर वन का टेस्ट हुआ था यूनिट 9, उसके सॉल्यूशंस के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट आप सबके लिए। हमारे जो टेस्ट सीरीज है पेपर वन पेपर टू के लिए 2025 जनवरी में जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाले हैं। आप चाहें तो उसे ज्वाइन करें, उससे आपको अपनी तैयारी अच्छी करने में मदद मिलेगी। फर्दर डिटेल्स के लिए आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है। चाहे तो मैसेज करें, चाहे तो कॉल कर लें। ठीक है, अब आइए हम आते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर। हम लोग एक एक करके देखेंगे कि इसके क्या आंसर होंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, ये क्या था हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए एमडीजी, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सहस्त्रावधि विकास लक्ष्य एमडीजी नहीं था? तो हम लोग जानते हैं ये जो है ना एमडीजी, ये इसमें हमने कुछ गोल सेट किए थे जिसको हमने अचीव करना था। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, इराडिकेट एक्सट्रीम पोवर्टी एंड हंगर, अत्यधिक गरीबी और भुखमरी को मिटाना, ये तो हमारे गोल में था। जो ऑप्शन नंबर 3 है, इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना, ये भी था हमारा गोल में। ठीक है, ये है स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और सभी उम्र के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, ये भी था। ठीक है, लेकिन जो हमारा मैटरनल हेल्थ है ना, ये उसमें नहीं था। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, पहले वाले का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस आर डायरेक्टली कवर्ड इन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986? निम्नलिखित में कौन से प्रावधान सीधे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में शामिल है? तो ये देखिए, ये इसमें अधिकतर आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे ना, वो फैक्चुअल मिलेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको इस यूनिट में मिलने वाले नहीं है। मिलेंगे भी तो बहुत कम। आपको फैक्ट्स को याद रखना है, फिर आपके क्वेश्चन जो है आराम से सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान सीधे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में शामिल हैं? Which of the following provisions are directly covered in the Environment Protection Act 1986? Prevention and control of water pollution, ये हमारा नहीं है। ऑप्शन नंबर 3, प्रोटेक्शन, क्योंकि टू हमारा आंसर है। प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर, जंगली जानवरों, पक्षियों, पौधों और उनसे जुड़े मामलों की सुरक्षा, ये भी डायरेक्टली नहीं है। वनों और उनसे जुड़े मामलों की सुरक्षा और संरक्षण, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड मैटर्स कनेक्टेड देयर, ये भी हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2, ये हमारा इसका आंसर है। आप डायरेक्टली याद रखेंगे जो इस एक्ट से रिलेटेड है। क्या पूछा है? डायरेक्टली कवर्ड, सीधे सीधे जो आता हो। ऑप्शन नंबर 2 क्या है हमारा? प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एनवायरमेंट एंड प्रिवेंटिंग, कंट्रोलिंग एंड एबेटिंग एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरण की गुणवत्ता का संरक्षण और सुधार तथा पर्यावरण प्रदूषण को रोकना, नियंत्रित करना और कम करना, ये हमारा नंबर है। ठीक है, नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। एसटीजी आर ऑल्सो नोन एज, तो हमें पता है एसटीजी क्या है। ये एमडीजी के बाद का स्टेप था हमारा। 2015 में इसकी एक कॉन्फ्रेंस हुआ था और 2030 तक इसके गोल्स को अचीव करने का टारगेट रखा गया था। इसीलिए इसे हम एजेंडा 30 के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? एजेंडा 30। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा तीसरा का? ऑप्शन नंबर ए, 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्या बोलता है? नेत्रों में जलन किस प्रदूषक वस्तु के कारण होती है? विच पॉल्यूटेंट कॉज आई इरिटेशन। ठीक है, तो जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो ऐसे तो नुकसान करते ही हैं, आंखों के लिए भी वो काफी हार्मफुल होते हैं। इसमें से कौन सा है जो आंखों को नुकसान करता है? तो ये हमारा पैन। ठीक है, बाकी भी नुकसान करते हैं, लेकिन
वो आंखों के लिए ऐसा नहीं कि जरूरी हो। हमारा आंसर क्या है उसका? फैन। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? ये जो पैन जो है ना, ये रेडिली डिजॉल्व होते हैं वाटर में। इसमें ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है, ये भी आंखों को नुकसान करता है, लेकिन बेसिकली ये ग्लूकोमा को बढ़ावा देता है, डायरेक्टली नहीं। तो हमारा आंसर इसमें पैन होगा। थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें, बट जो हमारा आंसर है यहाँ पे वो है पैन। नाउ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्रोत कौन से हैं? हमने देखा था रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग, ये हमारे प्राइमरी सोर्स है। इससे रेफ्रिजरेटर से निकलने वाली गैस और एयर कंडीशनिंग से निकलने वाली गैसेस जो है, क्लोरोफ्लोरो सीएफसी, जो शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं सीएफसी, उसके स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो आप देखिए, नवीकरणीय का मतलब है या तो इतना ज्यादा हो कि वो कभी खत्म ही ना हो, ठीक है, या हो तो लिमिटेड लेकिन वो कंटिन्यूअसली रिन्यू हो रहा, मतलब बन रहा, उसी को बोलेंगे आप रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। क्लीन एयर, फर्टाइल सॉइल, फ्रेश वाटर और सॉल्ट, ठीक है। तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जो फर्टाइल सॉइल है ना, उपजाऊ मृदा, ये आपका रीन्यूएबल नहीं है। आपने अभी सुना ही होगा रिसेंट मूवमेंट सेफ सॉइल, ठीक है। इसमें आप क्या बोल रहे हैं, साइंटिस्ट ये अंदाजा लगा रहे हैं, प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आप अराउंड 45 क्रॉप्स तक ही आप ले सकते हैं सॉइल से, अगर आप उसे कंजर्व ठीक से नहीं करेंगे तो हमारा फर्टाइल सॉइल जो है, ये हमारा रीन्यूएबल नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्राचल जल में प्रदूषण संकेतक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? इसमें क्या देखना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज नॉट यूज एज इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन इन वाटर? टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, टीडीएस, ये तो होता ही है। कोलिफॉर्म काउंट, ये भी होता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये भी होता है। सिर्फ ये जो डेंसिटी है ना, घनत्व, ये नहीं होता होगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ मीथेन? तो हमने डिस्कशन करते वक्त बोला होगा, जो पैडी क्रॉप्स हैं, ठीक है, वो भी मीथेन को रिलीज करते हैं। तो जो पैडी है ना, ये आधा से अपना अधिक समय जो है पानी में ही गुजारता है, धान। नाउ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वेटलैंड, होम इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट, सीमेंट इंडस्ट्री। तो ये होगा आर्द्र स्थल, आपका 8वां का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, व्हाट आर एस एंड पी वेव्स रिलेटेड टू? एस और पी वेव जो है, ये किससे रिलेटेड है? तो यहाँ एस का मतलब है सेकेंडरी, फुल फॉर्म नहीं देगा आप, ठीक है ना। और पी का मतलब है प्राइमरी, प्राथमिक और द्वितीयक। ये आपका भूकंप से रिलेटेड है, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अर्थक्वेक, भूकंप। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, मीनामाटा डिजीज इन जापान वाज कॉज्ड बाय हुज पॉल्यूशन? तो जापान में मीनामाता आपदा किसके साथ हुई थी, किसके कारण हुई थी? ये हुआ था मरकरी के कारण, ठीक है। कारखाने से जो पानी मरकरी वाला निकला था, वो जलाशयों में, पॉन्ड्स में, लेक्स में चला गया था। तो फिशेस थे वहां पे, उनके शरीर में ये मरकरी आ गया, लोगों ने उसे कंज्यूम किया, वो बीमार पड़े, कई तरह की जेनेटिक बीमारियां हुई, ठीक है। किस वजह से हुआ था? मरकरी की वजह से। अगर इसका थोड़ा डीप में जाके पूछेगा तो कौन सा मरकरी? एक मरकरी का टॉक्सिक फॉर्म होता है मिथाइल मरकरी, ठीक है ना, मिथाइल मर्क्यूरी। क्लियर? मिथाइल मर्क्यूरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, इसे मैचिंग करवानी है, सुमेलित करवाना है। तो आप देख रहे हैं, ओजोन होल किससे रिलेटेड होगा? हमने इसे देखा था, पहला का यूवी रेडिएशन, की ओजोन जो है ना, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को कम करता है, ठीक है। नाउ, ग्रीन हाउस इफेक्ट,
जो हरित गृह प्रभाव है ये गैस रिलेटेड है, तो दूसरा का ऑप्शन नंबर हो जाएगा मीथेन गैस जो है ये एक आपका ग्रीन हाउस गैस है। नेचुरल डिजास्टर ये किस में आएगा आपका, सुनामी जो है एक प्राकृतिक आपदा है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आखिरी ऑप्शन जो बच रहा है कौन सा हो गया, पहला का दो, पहला का दो। देखिए आपको नेट के एग्जाम में ना अधिकतर ऐसे मिलेंगे कि एक भी आप ऑप्शन अगर ठीक से जानते हो तो आप आंसर जो है यूनिकली सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर वन सीधे आपका सॉल्व हो जाए। तो अगर आप ओजोन पता है कि यूवी रेडिएशन से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से रिलेटेड है तो आप यहीं पे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जानकारी होना अच्छी बात है, तो दैट पता नहीं कि क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देते फिर आपको डाउट ना हो इसके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, जैव आवर्धन का तात्पर्य किसकी वृद्धि से होता है। बायो मैग्निफिकेशन रेफर्स टू द इंक्रीज ऑफ, ये होता है कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवित जीव में प्रदूषणों की सांद्रता, ठीक है। तो आप देखा होगा, आपने देखा होगा कि फूड चेन में जैसे जैसे पानी अगर पॉल्यूटेड हो रहा है उसके अंदर कोई केमिकल आ गया तो उसे ऊपर वाले फूड चेन वाले लोग जब जैसे प्लैंकटॉन्स हैं उसे मछलियां खाएंगी, मछलियों को चिड़िया खाएंगी, तो ये जो है ना धीरे धीरे शरीर में जमा होते रहता है, वही हमारा बायोमैग्निफिकेशन। ये हमारा कैसे आएगा, क्वेश्चन नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन। अब क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है नागोया प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है। 13 का आंसर क्या है, बायोडाइवर्सिटी। हमने आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में याद रखना है, ठीक है ना। ये हमारा है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 14, अब देखिए यहाँ पूछा हुआ है भारत की ऊर्जा आवश्यकता में जीवाश्म ईंधन फॉसिल फ्यूल के बाद योगदान करने वाला दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये क्या है ना, ये सब क्वेश्चन थोड़े थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं क्योंकि ये समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन अभी तक हमारा आंसर क्या है इसमें, हाइड्रो पावर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में आए, 15 में क्या बोला जा रहा है आपको कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्थक्वेक एन इंक्रीज ऑफ मैग्नीट्यूड 1 ऑन रिक्टर स्केल मींस, मतलब अगर रिक्टर स्केल पे पहले वैल्यू थी 6, अब ये 7 हो गई, ये क्या दिखाता है। तो पहली बात हमने देखा था ये लॉगरिथमिक स्केल, ठीक है। लॉगरिथमिक स्केल है मतलब ये 10 से बढ़ रहा होगा, इसमें एक का बढ़ना मतलब 10 फोल्ड्स, 10 गुना वृद्धि। किसकी वृद्धि, अब ये दो चीज कंफ्यूजिंग है यहाँ पे। 10 टाइम्स इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, मतलब भूकंपीय तरंगों के आयाम में 10 गुना वृद्धि। ये तरंगों के आयाम है और दूसरा है तरंगों की ऊर्जा, ये दोनों तो खत्म हो गया, दो गुना दो गुना, ये नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है 10 गुना, तो 10 गुना क्या, ऊर्जा या आयाम, तो मैग्नीट्यूड, एम्पलीट्यूड या उसकी एनर्जी, तो आप बोलेंगे उसका आयाम, ठीक है ना, मतलब एम्पलीट्यूड। तो हमारा आंसर होगा 15 का 1। 16 वाले क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास सूचकांक का मापन नहीं है, तो आप इसमें क्या बोलेगा, ये जो लिंग अनुपात है ना, सेक्स रेशियो, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसका ये मेजर नहीं होता। नाउ द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम इज कॉल्ड, ट्रांजिशन जोन का मतलब क्या है, बदलाव क्षेत्र। आप देखिएगा, मान लीजिए इधर घास के मैदान है, ठीक है, ये मैदानी मतलब घास के मैदान है और आगे में पहाड़ी क्षेत्र है। तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ पे क्लियर बाउंड्री है बिल्कुल, यहाँ घास का मैदान है यहाँ से पहाड़ शुरू हुए। तो धीरे धीरे क्या होता है, घास कम होती जाती है, पथरीला इलाका चालू होता जाता है, शुरू होता जाता है, और धीरे धीरे करके वो आपको माउंटेन्स के पास लेके आता है। तो ये जो बीच का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता है, आपका इकोटोन के नाम से जानते हैं। आप इसे याद रखें, कई बार सवाल में आया हुआ है इकोटोन, ठीक है। जैसे समुद्री इलाका है, कोस्टल रीजन, ये क्या है, बालू होंगी, जो पानी का नेचर होगा वो सॉल्टी होगा। क्या है, शुरू में तुरंत स्टार्ट हो जाता है, ऐसा नहीं है यहाँ से आए धीरे धीरे ये बदलने लगा फिर जाके ये। तो ये जो एरिया है ये इकोटोन का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर इन अर्थ सरफेस। एटमॉस्फेयर में सबसे नीचे क्या है हमारा, सबसे नीचे है ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, ठीक है ना।
आपसे कभी पूछेगा हवाई जहाज किस लेयर में उड़ता है, स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है ना, तो याद रखिएगा इसका लेयर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं, ताजा जलाशयों में जैविक प्रदूषण का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूशन इन फ्रेश वाटर बॉडीज, ये जो है ना, ये होगा आपका सीवेज। ये सबसे जो प्राइमरी सोर्स है पॉल्यूट करने वालों, सीवेज। आप देखते होंगे पूरे कॉलोनी का कचरा नाली से बह के जाके फ्रेश वाटर बॉडीज में मिल जाता है, ठीक है। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। ये आपको फिर से सुमेलित करवाना है, मैचिंग करवानी है। अब देखिए ये आराम से आप मैच करा सकते हैं। एक्सेसिव रेनफॉल एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ये क्या है आपका? फ्लड, बाढ़, ठीक है। तो ए का 4, अब देख रहे हैं ए का 4 यहाँ भी है और ए का 4 यहाँ भी, लेकिन ये दोनों ऑप्शन तो गए, ठीक है। सूखा, एब्सेंस ऑफ रेन फॉर सफिशिएंट पीरियड, बी का 1। पर्याप्त अवधि में वर्षा का न होना, बी का 1। बी का 1 आपका आंसर मिल गया। देख रहे हैं ना, आप इस तरह से करें प्रोसेस बाय एलिमिनेशन, ठीक है। तो यहाँ आंसर हो गया हमारा बी का 1। बाकी अर्थक्वेक आप जानते हैं, भूकंप, वोल्केनो भी जानते हैं। भूकंप, वोल्केनो क्या होता है? ए होल फ्रॉम विच मॉल्टन मटेरियल कम्स आउट, ज्वालामुखी। अर्थक्वेक क्या है? टू कॉज मूवमेंट्स इन द पाथ ऑफ राइजिंग वेव इन द अर्थ रॉक, धरती की चट्टानों में उठते गर्म लहरों को मार्ग में हल्के पैदा करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में आए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन प्रदत्त कूट से करें। देश में सर्वाधिक सौर विकिरण राजस्थान में है, क्या आपको सही लग रहा है? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पे मरुस्थल है, तो जाहिर सी बात है वहां पे धूप ज्यादा होगा, तो पहला तो सही है। वायु ऊर्जा में भारत देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, नहीं ये सही नहीं है, ठीक है। वायु ऊर्जा की तमिलनाडु, ये भी नहीं। भारत में यूरेनियम का प्राप्त जादूगोड़ा, ये सही है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, जादूगोड़ा 1 नहीं है, ठीक है। भारत में यूरेनियम जो है ये जादूगोड़ा में झारखंड में मिलता है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 4, एंड 4 किस में है? हमारा ऑप्शन नंबर 21 का चौथा ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज इमिटेड फ्रॉम द एरिया वेयर पैडी इज कल्टिवेटेड, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, निम्नलिखित में से गैस का उत्सर्जन जहां धान की खेती की जाती है, धान की खेती में क्या होगा आपका? मीथेन गैस इमिट होगा। जो गांव में अगर आप जाएं तो जब धान का फसल तैयार होता है, या धान की फसल जहाँ ज्यादा लगी हुई है, वहां शाम के समय, दोपहर के समय आप जाइए, खासकर तो शाम के समय आपको वहां थोड़ी गर्मी महसूस होगी, तो इसी वजह से वो मीथेन का रिलीज करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, लहर एक प्राकृतिक आपदा है में आप क्या बोलेंगे? भारी मात्रा में सामग्री का उद्भेदन होता है, ठीक है। ये हाँ, हवाएं भी चलती है, लेकिन ये आपका जब जो है ना ज्यादा करेक्ट आंसर है 23 का। 24, अभी क्या पूछ रहा है? हाउ हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर इन इंडिया, भारत में कितने हॉटस्पॉट्स हैं बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड? तो ये 4 है, ठीक है। पहला होता है कि हिमालय, बस जो हमारा हिमालय का रीजन है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? जहाँ पे कई तरह के पेड़ पौधे और जंगली जानवर, ठीक है ना, एनिमल्स। तो ये इंडिया में जो हिमालय है, वेस्टर्न घाट्स है, इंडो बर्मा रीजन है, और सुंदरलैंड जो अंडमान निकोबार में है, ये 4 तरह के, 4 जो बायो हॉटस्पॉट है इंडिया में ही। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 24 का 3। हमने ये डिस्कस किया था क्लास में। तो हाँ, क्वेश्चन 25, इसमें से कौन सा कोयला जो है द बेस्ट है? तो कौन सा? हम लोग बोले थे एंथ्रासाइट, ये सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, धुआं सबसे कम आता है। सबसे खराब पीट, ठीक है। भूकंप के बारे में कौन सा कथन गलत है? भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी, ये सही है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स आर डिफरेंट इन स्पीड, ये भी सही है, ठीक है।
ना रिएक्टर और मर्सली स्केल दोनों भूकंप की तीव्रता मापने की स्केल है, ये भी सही है। मतलब बोथ रिएक्टर एंड मर्सली स्केल आर टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। पहला, दूसरा और तीसरा तो सही है, तो गलत कौन होगा? एक ही बचता है, तो चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। मर्केली स्केल जो है रिएक्टर्स के मुकाबले ज्यादा वैज्ञानिक पद्धति है, सही नहीं, ठीक है ना। इसलिए हम लोग देखते हैं मॉडिफाइड मर्सेली मेथड, देखते हैं हम लोग मॉडिफाइड मर्केली स्केल। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पे 4। अब पूछा गया है कि क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, हम जानते हैं ये चीज, ओजोन अच्छे ओजोन डिप्लेशन से। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस मुख्य शहर में पर्यावरण पहला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, 1992 में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में है। ठीक है, अभी जो हमारा जी समिट है वो भी हुआ था, G20। नाउ अब आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 29, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये ओजोन लेयर के क्षय से संबंधित है। अब क्या बोलेगा? डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। 29 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 30 में अगर आते हैं, दो कथन दिए गए हैं, एक को अपने 1 का है, दूसरे को R का है। ठीक है, तो आप देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एक गंभीर श्वास रोधक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ सीरियस इरिटेंट, एक्सपोजर टू इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ इट कैन कॉज फैटल हार्ट हेल्थ हैजर्ड्स। कार्बन मोनोऑक्साइड एक गंभीर श्वास रोधक, जिसे एक लघु अंश के, मतलब आप इसे थोड़ा सा भी कंज्यूम कर लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। इनफैक्ट ये जानलेवा भी होता है। और इसका रीजन हमने क्या बताया था कि ऑक्सीजन के मुकाबले जो हमारा ब्लड है, हीमोग्लोबिन है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ज्यादा एफिनिटी रखता है, इससे ज्यादा लगाव है। ठीक है, तो जो एरिया, जो क्लोज्ड एरिया है, वहां पे जैसे मान लीजिए गाँव में क्या होता है, अगर किसी की झोपड़ी वगैरह है, घर है, उसमें कोई रोशनदान नहीं है, और जाड़े के दिनों में अगर लालटेन जला के, लैंप जला के, केरोसिन का, अगर कोई सो जाए, दरवाजा बंद है, धुएं निकलने का कोई जगह नहीं है, तो उस आदमी की डेथ हो सकती है, अगर वेल वेंटिलेटेड ना हो। इस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से। ठीक है, और ऐसा नहीं हुआ कि वो जब उसका जान जाने वाला होगा तो उसे पता चलेगा, क्योंकि ये बड़ा स्वीट डेथ होता है। ठीक है, बहुत आराम से। कई बार ऐसी घटनाएं कारों में भी हो गई है, बंद कारों में, एसी की वजह से। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड is a serious irritant. Exposure to even small amount of it can cause fatal health hazard. ये सही है सर। दूसरा बोलता है रीजन में, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द ब्लड हैज अ ग्रेटर एफिनिटी टू CO, जब जैसा हमने कभी कहा था, तो ये भी सही है। तो आप बोलेंगे कि A और R दोनों सही है, और R जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A की। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक, लेकिन कोई बात नहीं है, क्लियर है। हमारा आंसर जो होगा 30 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं 31 में। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है 31 में? मिलेनियम डेवलपमेंट MDGs were established during Millennium Summit of the United Nations in 2000. Statement 2, SDG were adopted in the year 2015. तो हमने देखा था कि क्या ऑप्शन है हमारा, ये भी सही है और ये भी सही है, तो हमारा बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दे आर करेक्ट। ठीक है, दोनों ही कथन जो है हमारे सही है। सहस्त्रावधि विकास लक्ष्य MDG 2000 में लिया गया, और SDG जो है सतत विकास लक्ष्य 2015 पे अपनाया गया था। गोल कब तक का था? 2030 तक का, और इसीलिए हम इसे एजेंडा 30 भी बोलते हैं। अभी क्वेश्चन भी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग SDG इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल कंजप्शन और प्रोडक्शन पैटर्न? तो आप देखिए SDG का नंबरिंग है, हमने देखा था SDG 5, 6, 7, 12 किसके लिए है? तो यहाँ पे क्या बोला गया है? इसके लिए है रिलेटेड टू सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन पैटर्न। तो आप जो लिस्ट हमने दिया था उसे आप देखेंगे आप, ठीक है ना, वहाँ पे जो है आपको दिख जाएगा कि SDG 12 में ये चीज जो है मेंशन है, SDG 12 में। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 33 आते हैं।
टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन टू प्रमोट लाइफ लॉन्ग प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। ये किस एसडीजी में आता है? तो हम बोलेंगे ये एसडीजी 4 में है, ठीक है। नाउ 34, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लाइफ बिलो वाटर, ये किसमें है? एम्स एट कंजर्विंग एंड सस्टेनेबिलिटी यूजिंग, किसके लिए है ये? तो ये किसका है? ओशन, सी एंड मैरिन रिसोर्सेज, महासागर, समुद्र और समुद्री संसाधन के लिए। लाइफ लाइफ बिलो वाटर नाम ही है, याद करने के लिए आसान है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। 10% ऑफ एनर्जी रूल, ये क्या बोलता है? हमने देखा था 10% एनर्जी रूल बोलता है कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। जैसे ये ग्रास है, इसे हिरन खाएगा तो इसके सिर्फ 10% एनर्जी ही इसको ट्रांसफर होगी। हिरन को अगर बाघ खाएगा तो यहाँ से सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी ही ट्रांसफर होगी। इसी वजह से हम लोग देखते हैं किसी भी फूड चेन में 4 5 6 से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले को बहुत कम एनर्जी मिलती है। कौन सा लॉ बोलता है? 10% एनर्जी ट्रांसफर रूल। क्या बोलते हैं? ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ये हमारा जो है सही आंसर है मैथ इसका एक। 36 में आते हैं, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल, हम लोग सभी जानते हैं। कौन सा प्राथमिक प्राइमरी एयर पॉल्यूटेड नहीं है? प्राथमिक मतलब वो सीधे सीधे पॉल्यूट नहीं करता, किसी के साथ मिल के करेगा। तो 37 का जो आंसर है वो है उसको। नाउ 38, ड्यू टू हेवी रेनफॉल फर्टिलाइजर गेट वॉश्ड अवे इन रिवर ड्यू टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स इफेक्ट। मतलब क्या होता है? हमने देखा ना यूट्रोफिकेशन। यहाँ धान का खेत है, किसान खेती करते हैं, बगल में एक तालाब है, अच्छा खासा तालाब है, मछलियां हैं, जीव जंतु हैं। बारिश के दिनों में क्या होगा? क्योंकि किसान फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, फिर पानी भरा है यहाँ पे बारिश की वजह से, तो ये जो रिच ये पानी जो है जिसमें काफी ज्यादा उर्वरक वगैरह है, ये बह के इसमें मिल जाएगा। तो जब बह के इसमें मिलेगा, इसमें जो प्लांट्स है ना, उनको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मिल गई। कैसे? क्योंकि इसमें पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जो भी उनको खनिज लवण चाहिए, ये बहुत तेजी से ग्रो करने लगे। और एक टाइम ऐसा आएगा, अभी ग्रो करेंगे तो इन्हें ऑक्सीजन चाहिए, इनका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा। इस वजह से जो जीव जंतु हैं उनको उतना ऑक्सीजन मिलेगा नहीं और वो सब मरने लगेंगे। एक समय आएगा जब ये पूरा जलकुंभी से से भर जाएगा। इसलिए आप देखते हो जो पॉल्यूटेड वेट ये है ना, झील वगैरह, लेक वगैरह, उसमें क्या होता है? जलकुंभी वगैरह काफी जमा हो जाएगा और पूरा खत्म ही हो जाता है एक तरह से। इस प्रोसेस को बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, ठीक है। 38 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, तो आपने इसे क्या करना है, इतनी मैचिंग करा लेनी है। आप देखें आपने कैसा किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।